रेवन्ना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन 2011। फर्स्ट डिफेंडेंट की दो बीवियां हैं। जो थर्ड प्लेंटिफ है वो फर्स्ट वाइफ है और जो फोर्थ डिफेंडेंट है वो सेकंड वाइफ है। फर्स्ट डिफेंडेंट के दो बच्चे हैं फर्स्ट वाइफ से, जो कि फर्स्ट और सेकंड प्लेंटिफ्स हैं। सेकंड वाइफ से भी दो बच्चे हैं, सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ पार्टीशन के लिए सूट फाइल करते हैं और अपना 1/4 शेयर मांगते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से, जो कि ग्रांट द्वारा फर्स्ट डिफेंडेंट को मिला हुआ है। प्लेंटिफ्स ये कंटेंशन देते हैं कि फर्स्ट डिफेंडेंट ने फोर्थ डिफेंडेंट से शादी करी, जबकि फोर्थ डिफेंडेंट की पहली शादी सबसिस्टिंग थी, मौजूद थी। इसलिए जो बच्चे सेकंड मैरिज से पैदा हुए हैं वो इंटाइटल्ड नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर पाने के, क्योंकि वो को-पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे फर्स्ट डिफेंडेंट की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। लेकिन डिफेंडेंट्स ये कंटेंड करते हैं कि प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को छोड़कर जो एंसेस्ट्रल थी। आगे वो ये भी कंटेंड करते हैं कि फोर्थ डिफेंडेंट लीगली वेडेड वाइफ थी, ना कि थर्ड प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ्स के पास पार्टीशन मांगने का कोई अधिकार नहीं है। फर्स्ट डिफेंडेंट ने ये भी अलेज किया कि ओरल पार्टीशन पहले से ही हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये होल्ड किया कि फर्स्ट डिफेंडेंट प्रूव नहीं कर पा रहे कि ओरल पार्टीशन हुआ था। वो ये भी साबित नहीं कर पाए कि उनका डाइवोर्स हो चुका है थर्ड प्लेंटिफ से। फर्स्ट डिफेंडेंट की सेकंड मैरिज फोर्थ डिफेंडेंट से वॉइड मानी जाती है, क्योंकि पहली शादी खत्म नहीं हुई थी, वो सबसिस्ट कर रही थी। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने होल्ड किया कि थर्ड प्लेंटिफ ही लीगली वेडेड वाइफ है फर्स्ट डिफेंडेंट की, और वो पार्टीशन के लिए मांग उठा सकती हैं। ये भी माना गया आगे कि प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड नहीं थी, एंसेस्ट्रल थी, इसलिए प्लेंटिफ्स इंटाइटल्ड है पार्टीशन की मांग उठाने के लिए। ये होल्ड किया गया कि प्लेंटिफ्स और फर्स्ट डिफेंडेंट को 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। डिफेंडेंट्स अपील फाइल करते हैं और फर्स्ट अपेलेंट कोर्ट ट्रायल कोर्ट की सारी फाइंडिंग्स को मान लेता है, लेकिन अपेलेट कोर्ट एक फाइंडिंग को रिवर्स करता है, जहां पे ट्रायल कोर्ट ये होल्ड करती है कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के पास कोई राइट नहीं है को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में। वो रिलाय करती है श्रीमती सरोजम्मा वर्सेस श्रीमती नीलम्मा पर, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। अपेलेट कोर्ट होल्ड करता है कि वो बच्चे जो बॉर्न हुए हैं वॉइड मैरिज से, उन्हें भी को-पार्टनर्स की तरह इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से इंटाइटलमेंट मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी में। और प्लेंटिफ्स के साथ साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट्स को 1/6 शेयर मिलना चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में से। अब प्लेंटिफ्स प्रेफर करते हैं सेकंड अपील हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में। हाई कोर्ट फॉर्मुलेट करती है सब्सटेंशियल क्वेश्चंस, जिसमें से पहला सवाल ये है, क्या हिंदू मैरिज एक्ट 1956 की अमेंडमेंट के बाद इलेजिटिमेट चिल्ड्रन भी को-पार्टनर्स माने जाएंगे या नहीं। दूसरा ये कि को-पार्टनर्स के बीच जब पार्टीशन होगा तो क्या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंटाइटल्ड होंगे उस प्रॉपर्टी में शेयर लेने के या नहीं। निचली दोनों अदालत ने ये कंक्लूड कर दिया था कि फोर्थ डिफेंडेंट सेकंड वाइफ है फर्स्ट डिफेंडेंट की, इसलिए सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट्स इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं जो कि बॉर्न हुए हैं वॉइड मैरिज में से। उनके पास राइट है पार्टीशन क्लेम करने का अगेंस्ट अदर को-पार्टनर्स, और ये सूट जो कि पार्टीशन के लिए फाइल किया गया है फर्स्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट मेंटेनेबल है। लेकिन सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट्स इंटाइटल्ड नहीं है कि वो को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में बर्थ राइट ले सके, पर जो सेपरेट प्रॉपर्टी है फादर की उसमें वो इंटाइटल्ड है, उसमें वो राइट ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब पार्टीशन होगा और फर्स्ट डिफेंडेंट को अपना शेयर मिलेगा पार्टीशन होने पे, तब सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट उस शेयर में से हिस्सा ले पाएंगे जब फर्स्ट डिफेंडेंट बिना विल बनाए डिसीज हो जाता है। लेकिन फर्स्ट डिफेंडेंट की लाइफ टाइम में उनके पास कोई भी राइट नहीं मौजूद है प्रॉपर्टी में, इसलिए कोर्ट अपील अलाउ करता है और होल्ड करता है कि फर्स्ट प्लेंटिफ, सेकंड प्लेंटिफ और फर्स्ट डिफेंडेंट इंटाइटल्ड है 1/3 शेयर ईच सूट प्रॉपर्टी में, और थर्ड प्लेंटिफ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिफेंडेंट का क्लेम रिजेक्ट किया जाता है।
इसलिए सेकंड और थर्ड डिफेंडेंट्स प्रेजेंट अपील प्रेफर करते हैं। सवाल ये है कि क्या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन इंटाइटल्ड हैं एक शेयर लेने के कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, या फिर उनका राइट सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स तक ही लिमिटेड है। ये सवाल देखा जाएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर। ये सेक्शन बहुत क्लियरली बताता है कि वो बच्चे जो वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज में से पैदा हुए हैं वो क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी में अपने पेरेंट्स की और किसी की नहीं। कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि लेजिस्लेचर ने जब ये वर्ड प्रॉपर्टी यूज किया तो ना तो इसे क्वालिफाई किया गया वर्ड सेल्फ एक्वायर्ड से, ना ही एंसेस्ट्रल से, इसलिए प्रॉपर्टी वर्ड को बहुत ब्रॉड और जनरल मान सकते हैं। कमला मल डिसीज्ड represented by कटारी नागाया, कामराजेंद्र, रामासामी पंड्या, नायकर वर्सेस TBK विश्वनाथ स्वामी नायकर में प्रिवी काउंसिल ने ये होल्ड किया था कि इलेजिटिमेट सन और वाइफ को इक्वल शेयर मिलेगा। इलेजिटिमेट सन को 1/2 शेयर मिलेगा एज इफ वो लेजिटिमेट सन ही हो। फादर की प्रॉपर्टी में इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को लेजिटिमेट चिल्ड्रन की तरह ही एक हिस्सा मिलेगा। PMAM वेल्लैयप्पा चेट्टी वर्सेस नटराजन में भी यही होल्ड किया गया कि इलेजिटिमेट सन चाहे परमानेंट कॉन्क्यूबाइन से ही क्यों ना हो, उसका स्टेटस सन का रहता है और वो फैमिली मेंबर ही कंसिडर किया जाएगा, इसलिए इनहेरिटेंस में उसको राइट मिलेगा। लेकिन जहां पर फादर ने कोई भी सेपरेट प्रॉपर्टी पीछे नहीं छोड़ी और उसका कोई लेजिटिमेट सन भी नहीं है, पर फादर जॉइंट है अपने कोलैटरल्स के साथ, तब इलेजिटिमेट सन के पास कोई राइट नहीं है पार्टीशन मांगने के लिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, लेकिन वो इंटाइटल्ड है कि वो मेंटेनेंस मांग सके प्रॉपर्टी में से। सर दिनशॉ मुल्ला ने ये ऑब्जर्व किया कि इलेजिटिमेट सन मेंबर तो है फैमिली का, लेकिन उसके पास बहुत लिमिटेड राइट्स हैं कंपेयर टू वो सन जो बॉर्न हुआ है शादी में से, यानी लेजिटिमेट सन है। ऐसे में इलेजिटिमेट सन के पास कोई बर्थ राइट नहीं है प्रॉपर्टी में। फादर की लाइफ टाइम में इलेजिटिमेट सन कुछ शेयर ले सकता है जो उसके फादर उसे देंगे, लेकिन फादर की डेथ के बाद इलेजिटिमेट सन क्लेम कर सकता है सिर्फ फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बाकी के लेजिटिमेट सन्स के साथ। राजा जुगेंद्र भूपति हुर्री कुंदन महापात्रा वर्सेस नित्यानंद मानसिंह में ये होता है कि फादर के लेजिटिमेट सन और इलेजिटिमेट सन दोनों ही हैं, लेकिन लेजिटिमेट सन डिसीज हो जाता है। प्रिवी काउंसिल इस केस में ये होल्ड करती है कि इलेजिटिमेट सन सर्वाइवरशिप के थ्रू प्रॉपर्टी ले सकता है फादर की। गुर नरेन दास वर्सेस गुर तहाल दास अग्री करता है वेल्लैयप्पा चेट्टी के केस के साथ, जहां ये होल्ड होता है कि इलेजिटिमेट सन अक्वायर नहीं करता है कोई भी बर्थ राइट प्रॉपर्टी में, इसलिए फादर की लाइफ टाइम के दौरान वो पार्टीशन की मांग नहीं उठा सकता। लेकिन फादर की डेथ के बाद इलेजिटिमेट सन भी प्रॉपर्टी सक्सीड करता है एक कोपार्टनर की तरह, जहां पे सेपरेट प्रॉपर्टी की बात आती है। इलेजिटिमेट सन के पास भी लेजिटिमेट सन की तरह राइट टू सर्वाइवरशिप है और वो एक पार्टीशन की मांग कर सकता है लेजिटिमेट सन्स और अपने बीच में। ऐसे में इलेजिटिमेट सन 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी लेगा जैसे कि लेजिटिमेट सन लेगा। बेंच उन सारे केसेस को रेफर कर रहा है जहां पे इलेजिटिमेट सन एक कंटिन्यूअस कॉन्क्यूबाइन के थ्रू पैदा हो रहे हैं। सिंघाई अजीत कुमार वर्सेस उजयार सिंह में ये मेन सवाल था कि इलेजिटिमेट सन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अपना हाफ शेयर लेके क्या इंटाइटल्ड होगा अदर हाफ लेने के जो कि विडो के पास है। बेंच ने रेफर किया चैप्टर 1 सेक्शन 12 यज्ञवल्क्या का और राजा जोगेंद्र भूपति और वेल्लैयप्पा चेट्टी को भी रेफर किया गया और कंक्लूड किया कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड है कि जब सक्सेशन की बात आती है तो इलेजिटिमेट सन के पास सेम स्टेटस है जो लेजिटिमेट सन के पास होता है,
इसीलिए वो इंटाइटल्ड है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को सक्सीड करने में। ऐसे में अगर सन, विडो और डॉटर या फिर डॉटर सन मौजूद नहीं है तो इलेजिटिमेट सन प्रॉपर्टी को लेगा और हाफ शेयर जो कि विडो को मिलेगा वो सक्सीड कर सकता है जब सक्सेशन ओपन होगा विडो की डेथ के बाद। सेक्शन 16 को अमेंड किया गया इसलिए ताकि वो ये स्टिग्मा हटा सके जो इलेजिटिमेसी से अटैच्ड है उन बच्चों पे जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में पैदा होते हैं। जिन्या क्योतीन वर्सेस कुमार सीताराम मांझी में ये कंटेंट किया जाता है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के हिसाब से प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल दोनों को ही इंक्लूड करेगी, लेकिन कोर्ट ने इस कंटेंशन को मानने से मना किया और ये होल्ड किया कि सेक्शन 16 में लेजिस्लेचर का मैंडेट काफी साफ तौर पे बताया गया है, इसलिए हमें कुछ भी प्रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये माना जाएगा कि कोर्ट कोशिश कर रहा है री लेजिस्लेट करने की, जबकि उसे सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही करनी चाहिए। कह सकते हैं कि इस कोर्ट ने जिन्या क्योतीन में एक नैरो व्यू लिया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 का। नीलम्मा वर्सेस सरोजम्मा में भी यही सेम इश्यू रेज किया जाता है, जहां कोर्ट रेफर करती है जिन्या क्योतीन और होल्ड करती है कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन सिर्फ अपने पेरेंट्स की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ही हिस्सा ले सकते हैं। कोर्ट ने यही सेम पोजीशन होल्ड करी भरात माथा वर्सेस आर विजया रंगनाथन में। कोर्ट ने होल्ड किया कि जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा होते हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में राइट नहीं पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये माना कि वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन जो जिन्नाय क्योतीन, नीलम्मा और भारत माथा में दी गई है उससे वो असहमत हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए उन्होंने रीजन ये दिया कि लेजिस्लेचर जब वर्ड यूज कर रहा है प्रॉपर्टी सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में, तब वो ये नहीं बता रहा कि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा, क्या वो एंसेस्ट्रल होगी या सेल्फ अक्वायर्ड होगी। यहाँ लेजिस्लेचर साइलेंट है। सेक्शन 16 बहुत एक्सप्रेसली एक मैंडेट दे रहा है जहां पर बच्चे इंटाइटल्ड हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, किसी और रिलेटिव या रिलेशन की प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 को ध्यान से पढ़ने पे ये पता चलता है कि बच्चे इंटाइटल्ड हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 सेक्शन 16 के क्लियरली डिक्लेयर कर रहा है बच्चों को एज लेजिटिमेट। वो अपने पेरेंट्स की सेल्फ अक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल दोनों ही प्रॉपर्टी में इंटाइटल्ड माने गए हैं। उन्हें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लेजिटिमेट चिल्ड्रन की तरह ही राइट्स हैं। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16 ये बोल रहा है कि चिल्ड्रन के पास प्रॉपर्टी के रिगार्ड में सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट है। जहां तक एनी पर्सन का सवाल है वहां पे उसके पास वो राइट मौजूद नहीं है। सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स बदलते जाते हैं तो कह सकते हैं कि जो इलेजिटिमेट था पास्ट में वो आज लेजिटिमेट है। लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है सोशल कंसेंसस से, जहां पर कई बार डोमिनेंट ग्रुप अपनी प्राइमेसी लूज कर देता है, अपनी मान्यता लूज कर देता है उन ग्रुप्स पर जो एवर इवॉल्विंग है सोशियो इकोनॉमिक सिनारियो में। लॉ भी अपने हिसाब से टाइम लेकर इन सोशल चेंजेस को अमेंडमेंट के थ्रू अडॉप्ट करता है। लॉ कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकता एक ऐसी सोसाइटी में जो हमेशा चेंज होती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। हिंदू लॉ के रिगार्ड में जब उसकी डेवलपमेंट की हिस्ट्री देखी जाती है तो हमें पता चलता है कि हिंदू लॉ भी कभी स्टैटिक नहीं रहा। वो समय के साथ बदला है ताकि वो बदलते सोशल पैटर्न की वजह से खड़ी होने वाले चैलेंजेस और डिफिकल्टीज को फेस कर सके। सेक्शन 16 की अमेंडमेंट के बाद उस सेक्शन को पढ़ने से ये पता चलता है
कि वो लेजिटिमेसी से रिलेटेड डिफिकल्टीज को अच्छे तरीके से डील कर पा रहा है। परायण कंडियाल, एरावत, कनाप्रवन कल्याणी अम्मा वर्सेस के देवी में सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है, जिसमें कोर्ट ये होल्ड करती है कि हिंदू मैरिज एक्ट एक बेनिफिशियल लेजिस्लेचर है और इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए जिससे उसके ऑब्जेक्टिव्स को सहारा मिले। कोर्ट ने आगे माना कि ये एक्ट इस पर्पस के लिए है कि वो सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए। सेक्शन 16 खास तौर पे सोशल स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी कन्फर करता है उन इनोसेंट बच्चों पे जो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए हैं। सेक्शन 16 जब अमेंड नहीं हुआ था तब वो लिंक किया जाता था सेक्शन 11 और 12 के साथ। अब अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 का कोई कनेक्शन नहीं है सेक्शन 11 के साथ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 लेजिटिमेसी कन्फर करता है उन बच्चों पर जो वॉइड मैरिजेस से पैदा हुए हैं, जबकि सेक्शन 11 ऐसी शादी को नलिफाई करते हैं, वॉइड मानते हैं जो इस सेक्शन को कॉन्ट्रवीन करे। ये लेजिटिमेसी उन सब बच्चों को दी गई है चाहे वो पैदा हुए हों वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस में। बिफोर और आफ्टर अमेंडमेंट जजेस ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 16 में एक लीगल फिक्शन क्रिएट होता है जिसके हिसाब से इलेजिटिमेट बच्चों को लेजिटिमेट बच्चे माना जाता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो सक्सेशन इंक्लूड करता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का, और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चों में अब कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे उस प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर सकते जो उनके पेरेंट्स की नहीं है बल्कि किसी और रिलेशन की है। ये भी होल्ड हुआ कि पहले की जजमेंट्स ने जो इंटरप्रिटेशन दी है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 को, उसे रिकंसिडर किया जाना चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की अमेंडमेंट के बाद ये व्यू कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बाद इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं, उसे लॉ द्वारा यानी इप्सो ज्यूरे बदलना होगा। हमें ये पहचानना होगा कि ऐसे बच्चों का स्टेटस अब लेजिस्लेटिव डिक्लेरेशन के द्वारा मान्यता में आ गया है कि ये बच्चे लेजिटिमेट ही कहलाए जाएंगे। साथ ही साथ लॉ ये भी मानता है कि ऐसे बच्चों का हक है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में भी। ये लॉ एक सोशली बेनिफिशियल पर्पस के साथ आया है और ये स्टिग्मा रिमूव करता है जो इलेजिटिमेसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे बच्चों को इनोसेंट माना गया है और उन्हें लेजिटिमेसी के अधिकार भी देता है ये लॉ। ये बात ध्यान देने वाली है कि अमेंडेड सेक्शन 16 सिर्फ वहीं अवेलेबल है जहां पे शादी या तो वॉइड है या फिर वॉइडेबल है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ऐसे बच्चों का इंटाइटलमेंट सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तक ही सीमित है, वो अपने आप कोई राइट नहीं होल्ड करते। पार्टीशन के समय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होता है तो वो प्रॉपर्टी डिवाइड होकर पेरेंट्स के हाथ में जब आती है, उस प्रॉपर्टी को सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी माना जाएगा पेरेंट्स की, और ऐसी प्रॉपर्टी में ही इन बच्चों का राइट है। अमेंडमेंट के व्यू में भी कोई कारण नहीं मिलता कि इन बच्चों को शेयर ना मिले ऐसी प्रॉपर्टी में, जबकि इन बच्चों को लेजिटिमेट बच्चे ही माना गया है, ऐसे जैसे कि वो वैलिड मैरिज में से ही पैदा हुए हों। इस अमेंडमेंट की एक ही लिमिटेशन है कि वो अपने पेरेंट्स की लाइफ टाइम में पार्टीशन की मांग नहीं कर सकते। वो ये राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे जब उनके पेरेंट्स डिसीज हो जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को माना जाता है वो फोकस करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और इंडिविजुअल डिग्निटी पर। कोर्ट को सोशली बेनिफिशियल लेजिस्लेशन को पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, और ये मैंडेट आर्टिकल 37 से फ्लो करता है, जिसके हिसाब से स्टेट की ड्यूटी है कि वो चैप्टर 4 के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखे लॉ बनाते समय। स्टेट हायर जुडिशरी को भी इंक्लूड करेगा।
केशवानंदा भारती वर्सेस केरला के केस में ये माना गया था कि जुडिशियल प्रोसेस को स्टेट एक्शन ही माना जाएगा आर्टिकल 37 के तहत, जहां आर्टिकल 37 ये बोल रहा है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स एनशाइंड हैं उसके हिसाब से लॉ बनाए। तो कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुडिशरी भी बाध्य है जब भी वो कोई जजमेंट प्रोनाउंस करे। इसलिए आर्टिकल 39 क्लॉज एफ के अंडर कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को उसी के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया जाए। आर्टिकल 300 ए को भी ध्यान रखा जाना चाहिए जब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में इंटरप्रिटेशन दी जाए। प्रेजेंट केस में यही माना गया कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की अमेंडमेंट के बाद ये इंटरप्रिटेशन बनती है कि चिल्ड्रन अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट पाएंगे। जो भी प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स की होगी, चाहे वो सेल्फ अक्वायर्ड हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, चिल्ड्रन का उसमें राइट होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के हिसाब से।